जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग के घटना चक्र का साइंस का भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे लोग, जिसमें लगभग 190 क्वेश्चन है। और इस 90 क्वेश्चन का वीडियो यानी कि हम लोग एक के वीडियो फॉर्मेट में कवर करेंगे लोग, तो थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो बनाने में। तो आप लोग को सॉरी, क्योंकि 190 क्वेश्चन कवर करने में तो टाइम लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाएगी? तो एम्पियर हो जाएगी। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। एक कूलम प्रति सेकंड के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है। जो विद्युत धारा है वह किस प्रकार की राशि है? तो यह एक प्रकार की अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। किसमें? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक यानी कि प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया और ट्राइटियम हो गया, तो जिसमें जो समस्थानिक है प्रोटियम, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक यानी कि ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो यह तरंगदैर्घ्य की इकाई है। किसकी इकाई हो जाएगी? एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की इकाई हो जाएगी। तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है। किसमें किया जाता है? तरंगदैर्घ्य का मापन तो एंगस्ट्रम में किया जाता है। और एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर एक एंगस्ट्रम बराबर होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि यह दूरी की इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। कितना होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्य या क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो किसके बने होते हैं ये क्रिस्टल? तो जो क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाली कार्य क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि SiO2 के होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में? तो रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं। वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविज़न में भी किया जाता है। जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो उसका प्रयोग रेडियो और टेलीविज़न में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो विद्युत धारा हो जाएगी। जो विद्युत धारा है वह मूल भौतिक राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। कितनी हैं मूल भौतिक राशियां? तो 7 हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है? तो यह प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा। किसका? प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। जो कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ होते हैं वह विद्युत आवेश को आसानी से चलने देते हैं। इसकी SI इकाई ओम मीटर होती है। क्या होता है? प्रतिरोधकता का SI मात्रक तो ओम मीटर होता है। यहाँ पे सूत्र भी दिया गया है। वैद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है? तो R इंटू A बाई L होता है। जहाँ R क्या है? तो R आपका हो जाएगा पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध R से डिनोट किया जाता है। और वह किस में होता है? तो ओम मीटर यानी कि ओम में होता है। किस में होता है? ओम में होता है। L क्या डिनोट करता है? कि पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा की लंबाई से L डिनोट किया जाता है। और यह किस में होता है? तो यह मीटर में होता है। ऐसे धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल यानी कि एरिया को डिनोट किया जाता है। और यह किस में होता है? तो वर्ग मीटर में होता है। किस में? वर्ग मीटर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। किसकी हो जाएगी? दूरी की इकाई हो जाएगी। प्रकाश द्वारा
प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। इसे संकेत HZ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य पुरुष 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति को मापा जाता है तो किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें? हर्ट्ज में। विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है। जहाँ पे विद्युत शक्ति का फॉर्मूला भी दिया गया है V × I इसका फॉर्मूला होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है, तो इसकी सीमा कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम के बीच होती है। 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम के बीच होती है। दृश्य स्पेक्ट्रम यानी कि प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? तो व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी और प्रकाश स्रोत की तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से लेकर 860 नैनोमीटर, अगर इसे एंगस्ट्रम में नापा जाए तो एंगस्ट्रम में यह मान 3200 एंगस्ट्रम से लेकर 8600 एंगस्ट्रम होगा तक मानी जाती है। यानी कि 320 से लेकर 860 नैनोमीटर के बीच मानी जाती है। और एंगस्ट्रम में कितना मापा जाता है? तो 3200 एंगस्ट्रम से लेकर 8600 एंगस्ट्रम के बीच। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक बताया है। एनसीईआरटी पुस्तक में इसकी सीमा 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर लिखी गई है। अतः परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्पों के अनुसार इस परास के भीतर निकटतम उत्तर का चयन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? किस परास में दिखता है? तो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में दिखता है। 400 से लेकर 700। अगला क्वेश्चन है कि दो कैंडला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है, तो कितना हो जाएगा? 8 पाई ल्यूमेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 पाई ल्यूमेन पैदा करता है। ज्योति फ्लक्स के प्रकाश फ्लक्स का SI मात्रक ल्यूमेन होता है। क्या होता है? ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स को F से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो F से प्रदर्शित किया जाता है। ज्योति फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई L। या तो यह L हो सकता है या तो I हो सकता है। मेरे हिसाब से I होना चाहिए क्योंकि विद्युत धारा का बात है। 4 पाई L, तो यहाँ पे 4 पाई × 2 से यह समीकरण है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 पाई ल्यूमेन। इस प्रकार दो कैंडला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश से फ्लक्स पैदा करता है वह 8 पाई ल्यूमेन होता है। कितना होता है? 8 पाई ल्यूमेन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता की माप की जाती है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर से उसके बाद है हाइड्रोमीटर से द्रवों या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। यानी कि हाइड्रोमीटर से इसका मापन किया जाता है। तो घनत्व का, जल का या द्रवों के घनत्व का मापन किससे किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर से किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगी। दाब की इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब एक कैसी राशि है? तो यह एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? तो दाब हो जाएगी। दाब जो है वह अदिश राशि है। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं
दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे देखा जाए सदिश राशि के उदाहरण में बल आ जाएगा, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सब क्या है? तो यह सदिश राशियाँ हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। और अदिश राशियों का उदाहरण आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो जो गति है वह सदिश राशि नहीं है। क्या है? एक प्रकार की अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि यदि धरती के घूमने की गति यानी कि घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो इसका वजन घट जाएगा। पिंड का वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। किसी परिक्रमण करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है। जो यह अपकेंद्रीय बल होता है यह किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति, जो विकृति होती है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उससे वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है। विकृति क्या है? तो यह एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस तरीके से एक वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? तो 1 जूल प्रति कूलम से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है। 1 वोल्ट को एक कूलम के विद्युत आवेश के प्रति जूल की ऊर्जा खपत के रूप में परिभाषित किया गया है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 जूल प्रति कूलम होता है। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो जो तीरंदाजी होता है, तीरंदाजी में न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग किया जाता है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? तो प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तीरंदाजी में न्यूटन के गति के इसी तीसरे नियम का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। तो कौन सा कण है? तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन कण जोड़ने पर रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहता है। नाभिकीय कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। यानी कि जो नाभिक होता है वह किससे बना होता है? तो नाभिकीय कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इस कण को न्यूक्लियस कहते हैं। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16.7 न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुना होता है। इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6। यहाँ से इसको ऐसे निकालते हैं लोग कि भार बराबर 1/6 और पृथ्वी पे भार कितना था? तो 100 न्यूटन था। कितना? 100 न्यूटन। इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16.7 न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही कथन चुनना है। अगला कथन क्या कर रहा है कि सही कथन चुनना है। तो सही कथन क्या हो जाएगा कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। यह कथन क्या है? तो यह कथन सत्य है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। वह आवृत्ति सबसे अधिक होती है। यानी कि बैगनी रंग का आवृत्ति क्या होती है? तो सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है? तो इस घटना का कारण क्या हो जाएगा? प्रकाश का व्यतिकरण। इसका घटना कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण के कारण यह सुंदर रंग दिखाती है। दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण के कारण रंगीन सुंदर दिखाई देती है।
अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस कहलाता है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक के धनावेशित होता है। नाभिक क्या होता है? तो धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻27 kg होता है एवं इसकी खोज क्रमशः यानी कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी और वहीं न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा? तो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जेम्स चैडविक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस से के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं तो क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। ऊर्ध्वापातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु कहलाता है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं त्रिक बिंदु यानी कि ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। उदाहरण स्वरूप 611.657 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 273.16 केल्विन यानी कि यह जो 273 केल्विन है यह कितना का मान है सेल्सियस में? तो 0.01 डिग्री सेल्सियस का मान है। जल का त्रिक बिंदु है जिस पर द्रव जल, ठोस बर्फ और जलवाष्प एक साथ पाए जा सकते हैं। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें कैसी होती हैं? तो आवेशित कण होती है। किस प्रकार की होती हैं? तो आवेशित कण होती हैं। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो जेनरेशन के लिए। जो G है वह किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जेनरेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 2G यानी कि दूसरी पीढ़ी की बेतार संचार प्रौद्योगिकी 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G जेनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त है। किसके लिए? जेनरेशन के लिए प्रयुक्त है यानी कि पीढ़ी के लिए प्रयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि रडार का आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन थे। रडार के आविष्कारक कौन थे? रॉबर्ट वाटसन थे। स्कॉटिश से भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन वाट ने वर्ष 1935 में पहला प्रायोगिक रडार यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग यह जो रडार है इसका कई बार कितने एग्जामों में इसका फुल फॉर्म पूछ चुका है कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया। गॉड पार्टिकल हैं। अगला क्वेश्चन है कि गॉड पार्टिकल हैं तो हिग्स बोसॉन, जो गॉड पार्टिकल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो हिग्स बोसॉन कहलाते हैं। हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इन कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल्स उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स से तथा बेल्जियम के एंगलर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो कब प्राप्त हुआ था? सन 1930 में। कब प्राप्त हुआ था? सन 1930 में। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उन्हें वर्ष 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत में संबंध अन्य नोबेल पुरस्कार विजेता यानी कि और किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है और किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है उसको देखते हैं लोग, जिसमें सबसे पहले व्यक्ति आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 1913 ईस्वी में।
सीवी रमन का क्षेत्र क्या था? भौतिकी 1930 में। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल का पुरस्कार प्राप्त होता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर यानी कि एस चंद्रशेखर, इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है 1983 ईस्वी में। मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी। कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में 2014 में। और इनके साथ मलाला यूसुफजई यानी कि पाकिस्तान के जो थी, उन्हें भी शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बी रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 में। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो के द्वारा की गई थी। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो गैलीलियो के द्वारा। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। इससे सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो राइट ब्रदर्स के द्वारा। एक माइक्रोन किसके बराबर होगा? तो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर एक माइक्रोन होगा। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 10 के पावर -3 मिलीमीटर, 10 के पावर -3 mm एक माइक्रोन के बराबर होता है। और इसे व्यक्त किया जाएगा तो 1/1000 mm हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, कितना हो जाएगा? यानी कि डिग्री से सेल्सियस में बदलने के लिए कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे फ़ारेनहाइट से डिग्री में बदलने की प्रक्रिया यानी कि फार्मूला दिया गया है। F इक्वल टू क्या होता है? तो 9/5 डिग्री सेल्सियस से +32 होता है, जहाँ C किसे डिनोट करता है? तो सेंटीग्रेड यानी कि तापक्रम को डिनोट करता है, तथा F फ़ारेनहाइट तापक्रम को डिनोट करता है। यहाँ से निकालते हैं कि 9/5 गुने कितना दिया था? तो 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री गुना भागा करने के बाद 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। अतः 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो उपयुक्त में से यानी कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है जो चीज़ से होता है। किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग मुख्यतः विटामिन और प्रोटीन के पृथक्करण में किया जाता है। प्रारंभ में क्रोमेटोग्राफी तकनीकों का उपयोग पदार्थों को उनके रंग के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? तो गैलीलियो के द्वारा परिभाषित किया गया था। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति यानी कि स्पीड कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम प्रतिपादित किए। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि लोलक की कलावधि यानी कि समय काल, टाइम पीरियड किसके ऊपर निर्भर करता है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। जो लोलक की टाइम पीरियड होती है किसके ऊपर निर्भर करती है? तो वह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सरल लोलक की कालावधि यानी कि समय काल, टाइम पीरियड लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। और यहाँ इसका सूत्र क्या हो जाएगा? T=2π√L/g। यहाँ पाई और g नियतांक है। लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। कैसी होती है? तो अनुक्रमानुपाती होती है। बल गुणनफल है। बल जो होता है वह किसका गुणनफल होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। किसका? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो बल कहा जाता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, वह u वेग से गति करते हुए t सेकेंड के बाद भी प्राप्त करता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर त्वरण mv-mu t हो जाएगा। और यहाँ पे सूत्र क्या आता है? Fa यानी कि m से हो जाएगा आपका मास और a से हो जाएगा एक्सेलरेशन यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है? तो एक्सेलरेशन इक्वल यानी कि a=v-u/2 a=v-u/t हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है?
45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। जब कोई पिंड मुक्त अवस्था में गिरता है तो उसका वेग केवल गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है, पिंड के द्रव्यमान पर नहीं। अतः मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तुओं का वेग किसी भी क्षण समान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है। तो अपकेंद्रण। यह जो वॉशिंग मशीन है किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पे कार्य करता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पे कार्य करती है। वह प्रतिक्रिया बल को परिमाण के अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत यानी कि केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करती हैं। जो कपड़ा साफ करने वाली मशीन होती है और दूध से मक्खन निकालने की मशीन किससे सिद्धांत पे कार्य करती है। तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो यह आयतन है, यह सदिश नहीं है, यानी कि आयतन अदिश राशि है। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, बल सदिश राशियाँ हैं। विस्थापन, वेग, बल ये कैसी राशियाँ हैं। तो यह सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशि वह राशि है जो केवल परिमाण बतलाती है, दिशा नहीं। इसलिए आयतन एक अदिश राशि है। आयतन एक ऐसी राशि है तो यह एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो द्रव्यमान। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वस्तु का वेग v है तो उसका संवेग m इंटू भी होगा। संवेग और वेग का अनुपात यानी कि p/v = m इंटू v/v = m होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो 100 मीटर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या हो जाएगा आपका। तो 100 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर दूरी बराबर 100 मीटर हो जाएगा। 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर होता है और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है। तो 10 की पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम 10 की पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, जो बल लगता है वह कैसा होता है। तो लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। कैसा होगा। यह तो शून्य होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है। अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल क्या होगा। तो शून्य होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी बहुत तेज ट्रेंडिंग में है और यह क्वेश्चन बनता भी है। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि यदि एक पंख एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा। तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अगर निर्वात होगा तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे निर्वात कह दिया है। अगर वैसे निर्वात नहीं रहता तो जो सबसे भारी होता वह सबसे पहले आता। निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका अंतिम वेग v = √2gh होगा। उनके द्रव्यमान से क्या होगा। तो यह स्वतंत्र होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। तो कांच से जाते हुए क्या होगी। न्यूनतम होगी। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि कांच, निर्वात, जल और वायु में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होगा। तो कांच का होगा। इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो कांच में होती है।
ज़्यादा नहीं, न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है तो प्रिज्म द्वारा, किसके द्वारा? प्रिज्म द्वारा। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। कैसा होगा? कम चमक वाला एक घोड़ा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी से एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती हैं। काली पट्टियाँ केवल प्रकाश की तीव्रता को कम करती हैं। काली पट्टियाँ क्या करती हैं? तो केवल प्रकाश की तीव्रता को कम करती हैं, लेकिन कोई छाया नहीं डालती हैं, क्योंकि वह काफ़ी पतली होती हैं। इसलिए कम चमक वाले एक घोड़े का प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि का तरंगदैर्घ्य के द्वारा। किसके द्वारा? ध्वनि का तरंगदैर्घ्य के द्वारा ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित की जाती है। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। सामान्यतः प्रबलता तथा तीव्रता को आपस में पर्यायवाची समझ लिया जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल सबसे उपयुक्त होता है। फोटोवोल्टिक सेल को सामान्य तौर पर सौर सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर सेल कहा जाता है। यह एक प्रकार का गैर यांत्रिक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में परिवर्तित करता है। क्या करता है? सीधे विद्युत में परिवर्तित करता है। इस प्रकार फोटोवोल्टिक सेल डिजिटल अनुप्रयोगों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। उल्लेखनीय है कि सौर प्रकाश फोटोन से बना होता है। किससे बना होता है? तो फोटोन से बना होता है। इन फोटोनों में अलग अलग मात्रा में ऊर्जा संचित होती है जो सौर स्पेक्ट्रम की विभिन्न तरंगदैर्घ्य के अनुरूप होती है। विदित हो कि फोटोवोल्टिक सेल अर्धचालक के पदार्थों से बने होते हैं। जब फोटोन इन सेलों से टकराते हैं तो उसमें ऊर्जा संचित कर देते हैं, जबकि अन्य दिए गए विकल्प इसके ठीक विपरीत हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से प्रकाश उत्पादित करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। बॉल बेयरिंग छोटी गेंदनुमा या गोलाकार संरचना है। एक गेंद में संपर्क की सतह सिर्फ एक बिंदु होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम रोलिंग घर्षण होता है। रोलिंग घर्षण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 59 नंबर की फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस से प्रकार सक्षम बनाता है? तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। किसमें? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है। अपने हाथों को पीछे की ओर खींचकर गोलकीपर गेंद को पकड़ने का समय बढ़ा देता है। समय बढ़ाकर वह इस गेंद पर लगने वाले बल यानी कि संवेग परिवर्तन की दर को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग। जो ध्वनि तरंग है वह अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। उस तरंग को क्या कहते हैं? तो अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। जो ध्वनि तरंग होती है वह किस प्रकार की तरंग होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है यानी कि नहीं बदलती है, तो आवृत्ति है वह जो नहीं बदलती है। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक के तरंगों के रूप में गमन करती हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती हैं। जब ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है।
वायु में ध्वनि तरंग होती हैं, वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती हैं। किस प्रकार की होती हैं? तो अनुदैर्घ्य होती हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं क्योंकि उनमें संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम यानी कि ठोस, द्रव्य या गैस या वायु की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती हैं क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेत और नेफथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, यानी कि किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा रेत और नेफथलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। नेफथलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। अतः रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण के परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी? वाट होती है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचित होती है। शक्ति यानी कि पी, पावर का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो कार्य बटा समय इसका फॉर्मूला होता है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। जो वाट होती है वह किसके प्रति बराबर होती है? तो वह जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 65 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध नहीं मापा जाता है। बाकी ये सब सही है कि वोल्ट मीटर से विभवांतर की माप की जाती है, एमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है और पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल की माप की जाती है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा को रिएक्टर करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ओम मीटर के द्वारा किया जाता है। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित है, यानी कि इसको छोड़ के बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा को बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैकेनिकल ऊर्जा। टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एलईडी यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इस संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे कथन जो पूछ रहा है गलत पूछ रहा है। तो जो एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, यह कथन क्या है? तो यह कथन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत धारा प्रभावित होने पर प्रकाश उत्पादन करता है। इसके मिश्रण में गैलियम फास्फाइड, इंडियन गैलियम नाइट्राइड आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें पारा यानी कि Hg का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो फोटोवोल्टिक सेल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोटोवोल्टिक सेल फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। फोटोवोल्टिक सेल एक गैर यांत्रिक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करता है। फोटोवोल्टिक सेल अर्धचालक सामग्री से बना है। किससे बना है? अर्धचालक सामग्री से बना है। अगला क्वेश्चन क्या करे कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो यह किसके लिए जिम्मेदार है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, इसके लिए यह जिम्मेदार है। एक समान वृत्तीय गति में गति स्थिर होती है लेकिन दिशा बदलती है। दिशा या वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी डोरी से बंधे हुए पत्थर को कोई व्यक्ति घुमाता है तो वहाँ अभिकेंद्रीय यानी कि केंद्राभिमुखी बल कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में।
घर्षण बल स्थिर स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है। घर्षण से संबंधित गुणांक को स्थैतिक गुणांक और गतिशील गुणांक कहा जाता है। जबकि स्थिर स्थिति में कोई विस्थापन नहीं होता है, अर्थात कोई कार्य नहीं किया जाता है और कोई ऊर्जा रूपांतरण नहीं होता है। यह गतिशील स्थिति में घर्षण बल के विरुद्ध गति होती है, जिससे ऊष्मा के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है। दूसरे शब्दों में गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। किस ओर झुकेंगे? तो बाईं ओर झुकेंगे। जब बस तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ती है तो बस का जड़त्व बदल जाता है, लेकिन यात्रियों की जड़ता अभी भी सीधी दिशा की ओर रहती है, इसलिए यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। किसी भी संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पूर्व एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने तथा तार को उपयुक्त रूप से बजाने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह सितार के तार की आवृत्ति को समायोजित करता है। ध्यातव्य है कि समायोजन यानी कि इक्वलाइजेशन एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के भीतर आवृत्ति घटकों के बीच संतुलन को अन्य उपकरणों की आवृत्ति के साथ मिलान करने हेतु एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो बिजली का खर्च कितना होगा? 1 यूनिट होगा। कितना होगा? बिजली का खर्च कितना उठेगा? 1 यूनिट। यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चले, कितना? 10 घंटे चले तो 1 इकाई बिजली खर्च होगी। यूनिट यानी कि इकाई इक्वल टू 100 गुने 10 घंटा तो कितना होगा? 1000 वाट घंटा होगा और 1000 वाट घंटा बराबर कितना होता है? किलोवाट होता है। तो इसकी बिजली बिल कितनी आएगी? 1 यूनिट आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना होगा? तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना हो जाएगा? 4.70 किलो ओम हो जाएगा। यहाँ पे इस इक्वेशन के साथ इसको हल करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा? 4.70 किलो ओम इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर की एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो यह किस तरह कार्य करेगा? तो FL ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह यह कार्य करेगा। 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। कितनी सेंटीमीटर बढ़ जाएगी? तो 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। वह उत्तल लेंस की भांति ही व्यवहार करेगा। लेंस मेकर सूत्र दिया गया है, जहाँ U लेंस का अपर्तनांक म्यू लेंस का अपर्तनांक तथा म्यू डैश माध्यम का अपर्तनांक और R1 तथा R2 लेंस की वक्रता त्रिज्या है। यहाँ से इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है। दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। क्या निर्मित करता है? तो आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। किसके द्वारा? तो कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जैसे ही प्रकाश कोहरे की बूंदों से गुजरता है तो प्रकाश द्वारा इन कणों का सभी दिशाओं में बिखराव हो जाता है। इस बिखराव के कारण दूरस्थ वस्तुओं में आभासी अस्पष्टता उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? जब एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो आवृत्ति होती है वह नहीं बदलती है।
जब एक वर्णी प्रकाश से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसकी तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है? तो उसकी तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड का होता है। किसका बना होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का बना होता है। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा मैंगनीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है उसे किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि डायनोमो क्या करता है? तो डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत या वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनोमो का क्या कार्य होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनेमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र के आर्मेचर जो होता है वह चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। जिससे क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। किस में बदलती है? विद्युत से यांत्रिक में बदलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगम होता है। तो किसके लिए संगम होता है? तो एक मशीन शॉप से आने वाला शोरगुल जो होता है, एक मशीन शॉप से आने वाला जो शोरगुल होता है वह 100 डेसिबल लगभग होता है। 100 डेसिबल का ध्वनि स्तर एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल की प्रबलता स्तर के संगत होगा। ध्वनि की प्रबलता का स्तर डेसिबल में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ध्वनि का स्तर दिन में 45 डेसिबल, कितना? 45 डेसिबल एवं रात्रि में 35 डेसिबल निश्चित किया गया है। 85 डेसिबल से उच्च स्तर पर होने वाली ध्वनि हानिकारक होती है। क्या होती है? 85 डेसिबल से अगर उच्च स्तर की ध्वनि उत्पन्न होती है तो वह हमारे लिए क्या होगी? हानिकारक होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा। जब कोई पिंड क्षैतिज वृत्त में स्थिर गति या चाल से घूम रहा हो तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी। जब पिंड एक क्षैतिज वृत्त में घूर्णन करता है तो केवल वेग, त्वरण और बल की दिशा प्रत्येक समय लगातार बदलती रहती है, लेकिन उनके परिणाम के संदर्भ में परिवर्तन नहीं होता है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन है? तो जो सुक्रालोज होता है वह है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुक्रालोज एक कृत्रिम स्वीटनर है तथा चीनी का विकल्प है। अधिकांश अंतःग्रहण सुक्रालोज शरीर विभक्त नहीं कर पाता है, इसलिए यह गैर कैलोरीकृत होता है। यह किस प्रकार का होता है? तो यह गैर कैलोरीकृत होता है, यानी कि इसे कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। अतः कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है वह सुक्रालोज है। वह क्या है? तो वह सुक्रालोज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि दृष्टि की खराबी यानी कि निकट दृष्टि को डैश के नाम से जाना जाता है। तो किससे नाम जाना जाता है? यानी कि इसे इंग्लिश में पूछ रहा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। क्या कहा जाता है? मायोपिया कहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को आसानी से देख सकता है।
किसकी वस्तु को देख सकता है, तो नज़दीक की वस्तु को आसानी से देख सकता है, परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। यह समस्या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने, लेंस की गोलाई बढ़ने तथा लेंस की क्षमता में वृद्धि के कारण होती है। इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है, जो व्यक्ति नहीं देख पाता है, यानी कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। उपयुक्त शक्ति के अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, यानी कि अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है, तो अवतल लेंस के प्रयोग से निकट दृष्टि दोष को उपचारित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, यानी कि यह प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें वस्तु को किस स्थान पर रखना चाहिए, तो वक्रता के केंद्र पर। वस्तु की स्थिति कहाँ पे होनी चाहिए, वक्रता के केंद्र पे होनी चाहिए। यदि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो अवतल दर्पण पर बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। विदित हो कि यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे अवतल दर्पण दिखाया गया है और ये हमारा वस्तु कहाँ पे होनी चाहिए, तो वक्रता केंद्र पे होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, तो अमीटर से नापी जाती है। किसे, एमीटर से नापी जाती है विद्युत धारा। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है, जो यानी कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो एमीटर से। किससे मापी जाती है, एमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसको इलेक्ट्रिक आई या फोटो ट्यूब भी कहा जाता है। ध्यातव्य है कि प्रकाश से विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। यानी कि जो प्रकाश विद्युत सेल होता है वह किससे सिद्धांत पे कार्य करता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। विदित हो कि प्रकाश विद्युत सेल में एक निर्वातित कांच की नली होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, उत्सर्जक तथा संग्राहक। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। किससे, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है जो सात रंगों यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश वर्ष का संबंध है, तो किससे है, इसका संबंध दूरी से हो जाएगा। इसका संबंध किससे, दूरी से। प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी का मापक है जिसका प्रयोग तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष से बराबर कितना होता है, तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति प्लस से 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो 50 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक तो डायोप्टर होता है जिसे प्रतीक डी द्वारा दर्शाया जाता है। यदि फोकस यानी कि एफ को मीटर में व्यक्त करें तो 1D यानी कि 1 डायोप्टर बराबर
1 मीटर इमर्स हो जाएगा। इस प्रकार उस लेंस की क्षमता को 1D कहते हैं, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। जिसकी फोकस दूरी कितनी है? तो 1 मीटर है। अभिसारी लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अपसारी लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभिसारी लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो धनात्मक होती है और अपसारी लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी का सूत्र देखते हैं लोग कि 1 लेंस की क्षमता, उसके बाद 1/2 यानी कि यहाँ से हम लोग 2 डायोप्टर वहाँ पे दिया था, तो उसके इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.5 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदला जाएगा तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो यह उत्तर की तरफ संकेत करती है। किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है। अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी कि समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्लेटिनम के द्वारा प्रदर्शित होता है। अनुचुंबकत्व या चुंबकत्व का एक रूप है। चुंबकत्व का एक रूप है जिससे कुछ सामग्री बाह्य रूप से लागू चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आंशिक रूप से आकर्षित होती है और लागू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आंतरिक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अनुचुंबकीय पदार्थों में प्लेटिनम शामिल है। क्या शामिल है? तो प्लेटिनम शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि पीतल एक मिश्र धातु है। तो पीतल जो होता है वह जस्ता एवं तांबा का मिश्र धातु होता है। जस्ता एवं तांबा का एक यहीं से ट्रिक आता है पिताजी। क्या आता है? पिताजी यानी कि पीतल का आपका मिश्र धातु का बात किया जाए तो आपका तांबा हो जाएगा और जी से हो जाएगा जिंक यानी कि जस्ता हो जाएगा। पिताजी ये फार्मूला, ये ट्रिक है। पीतल तांबे यानी कि 80% और जस्ता 20% से मिलकर बना मिश्र धातु है। जो पीतल होता है वह तांबा उसमें 80% और जिंक 20% मिलकर एक मिश्र धातु है। पीतल का उपयोग बर्तन तथा तार बनाने में, मशीनों में, कारतूसों में इत्यादि में किया जाता है। मिश्र धातुओं के गुण उनके अवयवी तत्वों से प्रायः अलग होते हैं। जैसे इस्पात अपने मुख्य अवयव लोहे की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तो तंतु को गर्म करके नली में उत्पन्न किया जा सकता है श्वेत प्रकाश को। श्वेत प्रकाश से प्रतिदीप्तिशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में उत्पन्न होता है। जो श्वेत प्रकाश होता है वह प्रतिदीप्तिशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में उत्पन्न होता है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करता है। ये पराबैंगनी किरणें नलिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तिशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो उन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव के कार्य पर नोबेल प्राइज दिया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार हेतु वर्ष 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा आपेक्षिकता का सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। आपेक्षिकता का सिद्धांत है अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम का। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन हेतु जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, जिससे कमरा क्या होता है? तो यह ठंडा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला
प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो टिन और शीशे की एक मिश्र धातु, टिन और शीशे की एक मिश्र धातु से बना होता है। फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है, फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। यह रंगा शीशा यानी कि टिन लेड मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किटिंग, अति भारण, ओवरलोडिंग, वोल्टता वृद्धि आदि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है तो फ्यूज गलकर टूट जाता है। इससे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नुकसान होने एवं संभावित दुर्घटना टल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारा। जो पारा होता है वह ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रभावित ना हो कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि। सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं, सभी धातुएं ऊष्मा की क्या होती है? तो यह चालक होती है। लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड यानी कि शीशा एवं पारा की ऊष्मा चालकता कम पावर कंडक्टर होती है, यानी कि पारा की ऊष्मा चालकता कम होती है। लेड की ऊष्मा चालकता लगभग 34.7 वाट प्रति एम के, जबकि पारा की ऊष्मा चालकता लगभग 8.31 वाट प्रति, यहाँ पे एम के का मतलब शायद हमको थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है तो हम इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑडियोमीटर क्या मापता है? तो यह ध्वनि की तीव्रता मापता है। क्या मापता है? ध्वनि की तीव्रता मापता है। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसी प्रकार स्टेथोस्कोप से हृदय गति को मापा जाता था। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और अल्टीमीटर द्वारा सिंचाई का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि यदि बल को न्यूटन में और यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। किए हुए कार्य को क्या किया जाएगा? प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जूल में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जूल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि व्याख्या देखते हैं लोग। किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को कार्य यानी कि वर्क कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। जो कार्य है वह किस प्रकार की राशि है? तो यह एक प्रकार की अदिश राशि है। कार्य बराबर क्या होता है? तो बल गुना बल की दिशा में हुआ विस्थापन। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को जूल में प्रदर्शित किया जाएगा। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। अगला क्वेश्चन है कि अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण क्या है? तो शून्य पारगम्यता जो है वह अतिचालक का मुख्य लक्षण है। वर्ष 1911 में डच भौतिक के विज्ञानी H.K. ओनेस से 1853 से 1926 से ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूनों को कुछ केल्विन ताप तथा ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की। ओनेस को यह जानवर आश्चर्य हुआ कि 4.2 किलो कैलोरी ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यह पाया गया है कि न्यून ताप पर अनेक तत्व और यौगिक भी ऐसा व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते हैं। जो अतिचालक होता है वह कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते हैं, इसलिए उनमें ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत धारा प्रभावित होती है। विद्युत प्रभावित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचारण में अतिचालकों का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। यदि चालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर
या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, अर्थात इनकी चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 107 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो उसका प्रतिरोध घटता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वह ताप बढ़ने पर क्या होता है, कम होता है, या ज़्यादा होता है, तो कम होता है। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। सौर भट्टी में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, तो अवतल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण को प्रयुक्त किया जाता है। सौर भट्टी एक संरचनात्मक उपकरण है जिसका उपयोग उच्च तापमान के उत्पादन हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन है, तो यह शुक्र हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, यानी कि जो शुक्र ग्रह है वह सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी है। इसे सुबह का तारा, यानी कि शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण कौन सा है, तो यह माइक्रोस्कोप है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण माइक्रोस्कोप है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसमें दो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान यानी कि यह 2020 का बात है और यह जो चंद्रयान 2 मिशन था यह फेल हो गया था। भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या है, एक भाग जो लैंडर है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, विक्रम रखा गया है। इस तरह का क्वेश्चन अभी यानी कि वर्तमान में अभी चंद्रयान 3 गया था तो उससे पे क्वेश्चन बन सकता है। अगर चंद्रयान 4 गया, मंगलयान गया, उस पर क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है रिपीट नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं लोग कि 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 M1 द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रमोचित का मतलब क्या हो गया, लॉन्च किया गया। इसके लैंडर का नाम विक्रम है। इसके लैंडर का नाम क्या है, तो इसका लैंडर का नाम विक्रम है। अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं तो 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि की तरंगे जो होती हैं वह अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं। 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को अल्ट्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकते हैं, परंतु कुछ जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि द्वारा इसे सुना जा सकता है। यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगों को कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ के द्वारा सुना जा सकता है। इसे गाल्टन की सीटी के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, तो गाल्टन की सीटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहा जाता है, तो थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है। जब किसी संवाहक के दोनों सिरों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है तो इसके माध्यम से विद्युत धारा प्रभावित होने पर संवाहक की लंबाई के साथ साथ ऊष्मा के विकास या अवशोषण की घटना को थॉम्सन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है, तो इसमें पेट्रोल लगता है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा तेल लगता है, तो पेट्रोल लगता है। स्वचालित कारों में सामान्यतः पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। गैसोलीन या पेट्रोलियम से प्राप्त या व्युत्पन्न तरल मिश्रण है। पेट्रोल की शक्तिशाली घुलनशील द्रव्य की भांति भी प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल को शक्तिशाली घुलनशील द्रव्य की भांति भी प्रयोग किया जाता है। स्टीम इंजन कैसे चलता है, अगला क्वेश्चन है कि स्टीम इंजन कैसे चलता है, तो ऊष्मा से चलता है। किससे चलता है, ऊष्मा से। भाप इंजन एक प्रकार का ऊष्मा इंजन है जिसका उपयोग भाप यानी कि ऊष्मा का उपयोग करके यांत्रिक
जिसका उपयोग भाप का उपयोग करके यांत्रिक कार्य करने में किया जाता है। भाप के इंजन अधिकांशतः बाह्य दहन इंजन होते हैं। भाप इंजन में रैकिन चक्र का उपयोग किया जाता है। भाप इंजन में किस चक्र का उपयोग किया जाता है? तो रैकिन चक्र का उपयोग किया जाता है। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। किसके द्वारा किया गया था भाप इंजन का आविष्कार? तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? यानी कि एसी जो है वह किस कारण ठंडक के होती है? तो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। वातानुकूलन यंत्र में सामान्यतः एक वायु शीतक यानी कि एयर कूलर तथा एक वायु तापक होता है। वायु तापक संयंत्र वायु के ताप को निश्चित बिंदु से कम होने पर तापन को बढ़ाता है तथा वायु शीतक यंत्र ताप अधिक होने पर तो ताप अधिक होने पर वायु को शीतलन की क्रिया के द्वारा निर्धारित स्तर पर लाता है। वायु शीतक यंत्र संपीड़ित प्रकार का यांत्रिक प्रशीतन एकक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किससे सिद्धांत पे कार्य करती है? किससे पर काम करती है? तो बर्नौली के सिद्धांत पे वह कार्य करती है। किसके सिद्धांत पे? बर्नौली का सिद्धांत पे। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली बोतलें बर्नौली सिद्धांत पर काम करती हैं। बर्नौली सिद्धांत स्विस गणितज्ञ डेनियल बर्नौली द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? डेनियल बर्नौली द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? तो ट्यूब में ठोस धातु यानी कि प्रतिदीप्त पर निर्भर करता है। किस पे? प्रतिदीप्त पर निर्भर करता है। ट्यूबलाइट में कांच की नली के दोनों सिरों पर टंगस्टन धातु के तंतु होते हैं तथा इसमें अल्प दाब पर पारे की वाष्प भरी रहती है। ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करने पर टंगस्टन तंतु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तथा पारे की वाष्प के अणुओं को आयनित कर देते हैं, जिससे दीप्त विसर्जन होता है। इनमें से कुछ प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य अल्प होती हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। अतः इन अदृश्य प्रकाश तरंगों को दृश्य प्रकाश से तरंगों में परिवर्तित करने के लिए नली के भीतर की सतह पर प्रतिदीप्त पदार्थ का लेप कर दिया जाता है, जो अदृश्य प्रकाश को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है कि पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है? तो यह वोल्टेज पर निर्भर रहती है। किस पे? वोल्टेज पे निर्भर रहती है। पंखे की गति को वोल्टेज से नियंत्रित किया जा सकता है। वोल्टेज नियंत्रण प्रेरण मोटर चालित फैन जैसे टेबल फैन की गति नियंत्रण की सबसे लोकप्रिय विधि है। पंखे की गति को प्रतिरोधक रियोस्टेट नियंत्रण, संधारित्र नियंत्रण तथा इलेक्ट्रॉनिक नियामक विधि से भी नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है। तो क्या है? तो नरम लोहा से विद्युत चुंबक का कोर बनाया जाता है। विद्युत चुंबक का कोर नरम लौह चुंबकीय पदार्थ से बना होता है। विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत घंटियों, लाउड स्पीकरों एवं टेलीग्राम के उपकरण बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। तो किसका उपयोग करता है? रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। आधुनिक के टेलीफोन में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। चालक तारों में आवेशों की त्वरित गति से रेडियो तरंगें उत्पन्न होती हैं। रेडियो तरंगों का उपयोग रेडियो और टेलीविज़न संचार प्रणालियों में किया जाता है। यह सामान्यतः 500 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 1000 मेगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति परास में होती है। कितना? ये सामान्यतः 500 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 1000 मेगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति परास में होती हैं। घड़ी में समय नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी में समय नापा जाता है तो किसके द्वारा? क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा समय नापा जाता है। किसके द्वारा? क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा। घड़ियों में समय क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा मापा जाता है। घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ होता है। जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वह कैसा पदार्थ होता है? तो पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि शीशे का उपयोग किया जाता है तो प्रकाश संचरण हेतु। किसके लिए? प्रकाश के संचरण हेतु शीशे का उपयोग किया जाता है। शीशा यानी कि लेड एक धातु है। शीशा क्या है? तो यह एक धातु है जो नीले भूरे रंग की होती है। लेड में धात्विक चमक होती है।
आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है, यानी कि लेड का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो 82 होता है और इसे पीबी चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। शीशे का प्रयोग विद्युत केबल यानी कि ओवरहेड या भूमिगत केबल में, शीशे का प्रयोग रासायनिक प्रयोगशाला में तथा बंदूक की गोलियों के निर्माण में किया जाता है। शीशे यानी कि पीबी का उपयोग प्रकाश संचरण में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। उसका कारण क्या है? ऊष्मा की हानि कम है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का उपयोग दक्षता बढ़ाने तथा ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए किया जाता है। ओम के नियम के अनुसार निम्न धारा निम्न प्रतिरोध हानि उत्पन्न करती है, यानी कि जो निम्न धारा होती है वह निम्न प्रतिरोध हानि उत्पन्न करती है। विद्युत शक्ति के नियत मान यानी कि P/VI के लिए निम्न धारा के मान के लिए वोल्टेज का उच्च मान आवश्यक है। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उपग्रह यानी कि सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर नहीं क्लियर हुआ है, इसलिए इसमें आंसर नहीं दिया गया है। उपग्रह का प्रयोग संचार प्रसारण मौसम विज्ञान सहित कई विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह एक विशेष प्रयोजन से भेजा गया एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्या है? उपकरण है जो पृथ्वी या अन्य उपग्रह की परिक्रमा करता है, जबकि प्राकृतिक उपग्रह अंतरिक्ष में अन्य ग्रह की परिक्रमा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक जिप्टो बराबर कितना होता है तो 10 की पावर -21। एक जिप्टो बराबर कितना होता है तो एक जिप्टो बराबर 10 की पावर -21 के बराबर होता है। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि यानी कि दोलन काल कितना होता है तो 2 सेकंड होता है। कितना होती है? 2 सेकंड होती है। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि यानी कि दोलन काल 2 सेकंड होती है। पेंडुलम एक निश्चित बिंदु से लटके हुए पिंड को कहते हैं। पेंडुलम किसे कहते हैं तो एक निश्चित बिंदु से लटके हुए पिंड को कहते हैं। यानी कि अगर पेंडुलम की बात किया जाए तो यहाँ पे अगर कोई रस्सी है और यहाँ पे कुछ बांधा गया है तो ये हो गया आपका पेंडुलम, और यह पेंडुलम दोलन करता है। एक बार यहाँ से जाता है, अगर इसे हिलाया जाएगा तो, और एक बार यहाँ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगता है वो कितना होता है? 2 सेकंड होता है। लटके हुए पिंड को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यह आगे और पीछे दोलन करता है, यानी कि आगे और पीछे दोलन करता है। अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। किसका इंगित करती है तो अत्यंत शुष्क मौसम का। यानी कि अगर बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि होती है तो किसका संकेत होता है? अत्यंत शुष्क मौसम का संकेत होता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को मापने वाला एक यंत्र है। किसको मापता है तो वायुमंडलीय दबाव को मापता है, जिसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जाता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि अत्यंत शुष्क मौसम की ओर संकेत करती है, जबकि बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक आई गिरावट से आंधी एवं तूफान का संकेत देती है। बैरोमीटर के तापमान में धीरे धीरे गिरावट वर्षा होने की संभावना को व्यक्त करती है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट है कि जब बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट आती है तो क्या होगा तो आंधी और तूफान का संकेत होता है, और बैरोमीटर में तापमान धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है कि बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो कौन मदद करता है? विस्तार। बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। ठंड के मौसम में जब तापमान गिरता है तब किसी तालाब या जलीय क्षेत्र की ऊपरी परत काफ़ी सघन हो जाती है तथा यह जलीय क्षेत्र के तल तक सिकुड़ती जाती है। तालाब में जल परिसंचरण तब तक चलता रहता है जब तक कि तालाब का पूरा पानी 4 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस पर अपने अधिकतम घनत्व तक नहीं पहुंच जाता। इस प्रकार ठंड के मौसम में पानी के ऊपरी सतह के जम जाने के बावजूद तलीय क्षेत्र में जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जिससे जलीय जीव आसानी से जीवित रह पाते हैं। यानी कि अगर बर्फीले इलाकों में ऊपर का पानी जम जाता है, लेकिन अगर उसके नीचे देखा जाए तो पानी जमा नहीं रहता, यानी कि वह जल के अवस्था यानी कि द्रव अवस्था में ही रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसमें से जो ऑप्शन है एक से अधिक हो सकता है। ग्रीन हाउस से गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद वे गैसें हैं जो पृथ्वी से परावर्तित होने वाली
विकिरणों को रोककर वायुमंडल को गर्म बनाए रखती हैं। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें निम्नलिखित है। अब ग्रीन हाउस गैसों को देखते हैं लोग, तो जिसमें सबसे पहला आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। इस प्रकार प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ई होगा। अगला क्वेश्चन है कि नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं, तो एक दूसरे के समानांतर कैसे रखे जाते हैं। नाई की दुकान में दो समतल दर्पण तो एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। समतल दर्पण एक तरफ रजत धातु की चमकीली परत वाली कांच की पतली, चपटी और चिकनी शीट होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होती है। इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण पर बना वस्तु प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। नाई की दुकान में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नाई की दुकान में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जो एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 132 नंबर की बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है, कितना होता है, तो 45 हर्ट्ज से लेकर 64 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है। यानी कि बिल्ली के सुनने का परास कितना हो जाएगा आपका, तो 45 हर्ट्ज से लेकर 64 किलो हर्ट्ज तक। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार 45 हर्ट्ज से लेकर 64 किलो हर्ट्ज तक होता है। ध्यातव्य है कि ध्वनि तरंगों को उनकी आवृत्ति परिसर के आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला श्रव्य तरंगे, यानी कि श्रव्य तरंगों का परास देखा जाए तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं। उसके बाद आता है अश्रव्य तरंगे जो 20 हर्ट्ज से कम होती है। इनका परास कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से कम होता है। तीसरा होता है पराश्रव्य तरंगे जो 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में इनका परास होता है। डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे जंतु पराध्वनि यानी कि इको उत्पन्न करते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कौन से जंतु हैं वह जो इको यानी कि पराध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो डॉल्फिन हो जाएगा और चमगादड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड यानी कि बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक के उत्तर दिशा की ओर स्थित है, ये चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है, कितनी होती है, तो 2 होती है। कितने, 2 होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड यानी कि बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक के उत्तर दिशा की ओर स्थित है, कि चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। विजिलेंस जो दर्पण होता है वह कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह पर होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे से आ रहे यातायात को देखने के लिए वाहनों के पश्च दृष्टि यानी कि साइड मिरर दर्पणों के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में विजिलेंस दर्पण के रूप में किया जाता है। किस दर्पण के रूप में किया जाता है, तो विजिलेंस दर्पण के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों ठंडा लगता है, तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए वह ठंडा लगता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए ठंडक यानी कि ठंडी के दिनों में समान तापमान होने के बावजूद तुलनात्मक के ढंग से लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी का गुटका उतना ठंडा नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। क्यों आराम लगता है हमें, तो हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, जिससे हमारा बॉडी में क्या होता है, तो ठंडक सा फील होता है पसीना के सूख जाने यानी कि वाष्पित हो जाने के कारण। गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने के पंखे द्वारा वाष्पीकरण से हमें आराम की अनुभूति होती है।
अगला क्वेश्चन है कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यानी कि कमरे में रखा जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका दरवाज़ा खोलकर कमरे को थोड़ा सा गर्म किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? गर्म किया जा सकता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर कमरे का तापमान बढ़ जाता है। दरवाज़ा खोलकर रखने से क्या होता है? तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर की, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो बढ़ जाएगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अभी ऊपर हम लोग इसके देखें लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। यानी कि इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। तो यह कथन क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन है कि सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ये भी कथन सत्य है। और जो यह तीसरा कथन है कि एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। यह कथन क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक के रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। प्रश्नगत कथनों में विकल्प सी का कथन सही नहीं है क्योंकि एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है। रेयान को सामान्यतः कृत्रिम रेशम कहा जाता है। रेयान को क्या कहा जाता है? कृत्रिम रेशम कहा जाता है। विकल्प ए, बी और डी कथन सही है। ए, बी और डी क्या है? तो सही है। अगला क्वेश्चन है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। इस दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। उस दूरी को क्या कहा जाता है? तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी राशि है जो नहीं बदलती है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या होती है? आवृत्ति नहीं बदलती है। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। क्या बदल जाता है? तो तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो उत्तल लेंस से। किस प्रकार के लेंस होते हैं? तो उत्तल लेंस के होते हैं। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुतः दूरदृष्टि दोष को दूर करता है। दूरदृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार क्या है? तो उसका प्रकार क्या हो जाएगा? आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अपने से बड़ा दिखता है। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर से व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा प्राप्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस से प्रयोग किया जाता है? तो इसमें उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस को प्रयोग किया जाता है। आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि में वायु का वेग कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की वायु में वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसे ताप, आर्द्रता आदि पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो ताप, आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। उसके बाद कुछ माध्यम दिए गए हैं और उसमें ध्वनि का वेग कितना होता है उसको देखते हैं लोग। सबसे पहला है शुष्क वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। फिर है शुष्क वायु, अगर तापमान अधिक रहा यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस रहा तो इसमें ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा? 346 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग 1284 मीटर प्रति सेकंड, आशुद्ध जल में 1498, समुद्री जल में 1531, स्टील में 5960, स्टील में कितना हो जाएगा? 5960 मीटर प्रति सेकंड, एल्युमिनियम में 6420, लोहा में 5950, कांच यानी कि फ्लिंट में 3980 मीटर प्रति सेकंड होता है।
प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है किस प्रकार की होती है? तो तरंग एवं कण दोनों को समान होती है। जो प्रकाश के कण होते हैं वह तरंग एवं कण दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 148 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो जो अल्फा कण होती है वह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती हैं। गामा किरणें और एक्स किरणें यह विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। अल्फा विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत रेडियो, सूक्ष्म और रक्त दृश्य पराबैंगनी, एक्स तथा गामा किरणें आती हैं। अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत नहीं आती हैं, यानी कि अल्फा किरणें जो होती हैं वह विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत नहीं आती हैं। अगला क्वेश्चन है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए आकाश नीला लगता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। इस प्रकीर्णन में बैंगनी व नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण के प्रकाश प्रकीर्णित होते हैं, अतः आकाश नीला प्रतीत होता है। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने का किसी से समझाया जा सकता है, यानी कि जो रात में तारे टिमटिमाते हैं तो वह कौन सी क्रिया होती है? तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही रात में तारे टिमटिमाते हैं। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने के कारण तारों के प्रकाश की पृथ्वी के वायुमंडल में पहुँचने पर होने वाला अपवर्तन है। अगला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है और उसका आयतन न्यूनतम होता है, यानी कि आयतन क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे तो न्यूनतम होता है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? तो 122 फ़ारेनहाइट होगा। कितना होगा? 122 फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का संबंध निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे सूत्र दिया गया है और इस सूत्र के माध्यम से हम लोग सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे सेंटीग्रेड या सेल्सियस दिया गया है, यहाँ पे सेंटीग्रेड का मान रखेंगे और फ़ारेनहाइट का मान आ जाएगा। इस प्रकार फ़ारेनहाइट का मान कितना हो जाएगा? 122 डिग्री, अतः 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 122 फ़ारेनहाइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगा तो क्या होगा? तो जल स्तर नहीं बदलेगा, यानी कि जो बाल्टी है उसका जो जल का स्तर रहेगा वह क्या होगा? उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि बर्फ़ का एक टुकड़ा अगर पानी से लबालब भरे बीकर या बाल्टी कुछ भी हो सकता है उसमें तैर रहा हो, तो अगर पूरा बर्फ़ पिघल जाएगा तो उसमें क्या होगा? पानी घट जाएगा या पानी बढ़ जाएगा, तो उसमें पानी ना बढ़ेगा ना घटेगा, यानी कि पानी का उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ़ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, यानी कि अगर जब हम बर्फ़ डालते हैं तो जो बाल्टी में डालते हैं वह अपना आयतन घेर लेता है और उसी आयतन में ही पिघलता है, अतः बर्फ़ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा और इस प्रकार जल स्तर नहीं बदलेगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? गोलाकार आकृति का कारण क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। किसका? आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद, पिघली धातु की बूंद आदि सभी गोलीय होती हैं क्योंकि उनकी सतह सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल की होना चाहती हैं और एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा सायंता होती है, यानी कि इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा किसके पास से सायंता होगी? तो शहद के पास। किसके पास? शहद के पास। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की सायंता पानी की तुलना में अधिक होती है। किसकी तुलना में? पानी की तुलना में अधिक होती है। सायंता का क्रम निम्नलिखित है, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले आपका सायंता में आ जाएगा शहद, उसके बाद खून के बाद जल के बाद वायु।
उसके बाद ही अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? तो चंद्रमा से आती हैं, यानी कि ज्वार भाटा जब उत्पन्न होता है तो उसी के कारण। और ज्वार भाटा क्यों उत्पन्न होता है? तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नज़दीक है। उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगे ऊपर उठती हैं। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता है, अतः सूर्य द्वारा जल तरंगे चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, यानी कि भार तो बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार अधिक हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों पक जाता है? तो उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, जिस कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण इसमें पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। खुले बर्तनों में जहां पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर में पानी के उबलने का तापमान लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है, अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण होता रहता है। पृथ्वी और अन्य सौर ग्रहों को इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही मिलता है। पृथ्वी को लगभग 4 गुणे 10 के पावर 8 भाग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी को सूर्य से कितना ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4 गुणे 10 के पावर 8 भाग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। जो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किससे प्रक्रिया के द्वारा? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा उस ऊर्जा का निर्माण होता है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। वर्ष दीर्घतम होता है किस पर? तो प्लूटो पर क्या होता है? वर्ष दीर्घतम होता है। प्लूटो का वर्ष दीर्घतम होता है, जिसका कक्षीय परिक्रमण काल लगभग 248 यानी कि एग्जैक्ट डाटा देखा जाए तो 247.927 पृथ्वी वर्ष होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। वे तरंगे जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। इनकी चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर अर्थात लगभग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन है कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो डायनेमो के द्वारा। किसके द्वारा? डायनेमो के द्वारा एसी करंट को उत्पन्न किया जा सकता है। एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट को डायनेमो द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। डायनेमो एक उपकरण है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत चुम्बकीय यानी कि एक उपकरण है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और इसका कार्य क्या होता है? तो जो डायनेमो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व क्या होता है? तो एक सदिश राशि होता है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। किसी एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है तथा इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। इसका SI मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रकाश की गति। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो कांच या शीशा में प्रकाश की जो गति होगी वह न्यूनतम होगी। किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो कांच या शीशा में।
जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि इन सब में से सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होगा, तो कांच का होगा। इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 167 नंबर की सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है, कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 5 सेकेंड। कितना समय लगता है, 8 मिनट 5 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। चूँकि निकटतम विकल्प 8.5 मिनट अर्थात 8 मिनट 30 सेकेंड दिया गया है, अतः इस प्रश्न के लिए विकल्प सी उत्तर माना जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 150 × 10⁻7 किलोमीटर है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पे हमें 8 मिनट 5 सेकंड बोल देंगे, उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 5 दिया तो हमको लगा 5 सेकंड होगा, लेकिन उसका मान कितना होगा, 8 मिनट 30 सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो उपरोक्त में से कोई नहीं। नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 499 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में विकल्प सी को सही माना, लेकिन प्रश्न में उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प मौजूद है, अतः विकल्प ई ज़्यादा सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आपका बृहस्पति हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है। बृहस्पति का औसत व्यास 1,39,822 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो टंगस्टन को प्रयोग किया जाता है। साधारणतः मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण यानी कि दहन नहीं होता है। इस कारण इनका उपयोग विद्युत प्रेस, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों में होता है। ताप दीप्ति लैंपों के तंतुओं के निर्माण के लिए केवल टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जबकि तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसमें, ट्रांजिस्टर में। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध का मान चालकों एवं विद्युत प्रतिरोधों के बीच का होता है। इन्हें अर्धचालक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, तो अर्धचालक कहते हैं। ये सामान्यतः चालक होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अपद्रव्य मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है तथा वे एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं, जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। किसमें होता है, ट्रांजिस्टर में इनका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो कौन कौन से होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यह नाभिक में उपस्थित होते हैं। किसमें, नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक के द्रव्यमान होगा तो श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान के बराबर होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान विखंडनीय द्रव्यमान की न्यूनतम मात्रा है, जो एक आत्मनिर्भर श्रृंखला प्रतिक्रिया का समर्थन करेगी। इससे द्रव्यमान पर एक विखंडन प्रतिक्रिया के उत्पाद के रूप में जारी न्यूट्रॉन पड़ोसी परमाणुओं के विखंडन के कारण बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। इनमें से कौन सा विकल्प है जो गलत है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। यह कथन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन देखते हैं लोग कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। यह कथन सत्य है। तीसरा कथन है कि परमाणु संख्या 1 के तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। ये भी कथन सत्य है।
चौथा कथन कर रहा है कि समस्थानिक के परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होते हैं। ये भी कथन आपका सत्य हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं लोग कि प्रश्नगत कथनों में विकल्प एक का कथन सही नहीं है, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉनों धन आवेशित कण एवं इलेक्ट्रॉनों ऋण आवेशित कण की समान संख्या के कारण परमाणु विद्युत के रूप में उदासीन होता है। परंतु परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की कक्षाओं में होते हैं। अब विकल्प क्या हो जाएगा? बी, सी और डी कथन सही है। बी, सी और डी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा जो है वह वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। अन्य सभी ऊर्जा के स्रोत सीमित है। अन्य यानी कि सभी और जो ऊर्जा का स्रोत है वह सीमित है, लेकिन जो सौर ऊर्जा है वह सीमित नहीं है। वो भी सीमित है लेकिन बिलियन वर्ष लगेंगे। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम सिद्धांत आधारित है, यानी कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य है भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्वों में टूटना, यानी कि इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा कि भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्वों में टूटना। इससे विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पे आधारित है? तो यह अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया के सिद्धांत पे आधारित है। अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया के सिद्धांत पे हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर आधारित है, जिसमें दो छोटे नाभिक जुड़कर अपने से बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन जो होती है नोबल गैस वह उपस्थित नहीं होती है। रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती हैं। अन्य अक्रिय गैस यानी कि हीलियम, नियॉन और आर्गन वायु में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो यह वाट के मापन पर आधारित होता है। किसके मापन पे? वाट के। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। बिजली की खपत का बिल किलोवाट घंटा से मापा जाता है, अतः विकल्प ए सही है। अर्थात बिजली की खपत का बिल वाट पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो वाट पे आधारित है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? निम्नलिखित में कौन से सबसे भारी धातु है? तो यूरेनियम जो होता है वह सबसे भारी धातु है। यूरेनियम सबसे भारी धातु है। इसकी परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार 238.08 होता है। इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? तो 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1992 को। इनसेट 2A 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो बिंदु प्रति इंच से एक प्रिंटर की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है। एक प्रिंटर की गुणवत्ता बिंदु प्रति इंच डॉट पर इंच से निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे यानी कि LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में विकसित हीरे अर्थात लैब ग्रो डायमंड LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इन हीरो का निर्माण अधिकतर दो विधियों यानी कि उच्च दाब एवं उच्च तापमान विधि, उच्च दबाव उच्च तापमान विधि या रासायनिक के वाष्प जमाव यानी कि CBD के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से? CBD और उच्च दबाव के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर होता है, तो वह केवलार का होता है। किसका होता है? केवलार का होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर का उपयोग किया जाता है। केवलर एक पॉलियामाइड है जो एक प्रकार का बहुलक है। यह एक गर्मी प्रतिरोधी और उच्च शक्ति वाला सिंथेटिक पॉलीमर है। पैराफेनिलिडेनमाइन और टेरेफ्था लोयल क्लोराइड केवलर के दो मोनोमर्स है। क्या है यह? तो दो केवलर के मोनोमर्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि HMX का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल ए सही है।
HMX ऑक्टोजन हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव का संक्षिप्त रूप है। इसे ऑक्टोजन और साइक्लाटेट्रामेथिलीन टेट्रानिट्रमाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक रंगीन ठोस पदार्थ है जो जल में अल्प घुलनशील है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों रॉकेट ईंधन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा है? तो कोबरा, पाइथन, एस्किरल और जावा, यानी कि यह जो चारों है यह कंप्यूटर की भाषा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। प्रश्नगत दिए गए विकल्प में सभी भाषाएं कोबरा, पाइथन, एस्किरल तथा जावा कंप्यूटर की भाषाएं हैं। पाइथन सामान्य कार्यों के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। एस्किरल एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। यह भाषा वीडियो गेम्स, मेमोरी बैंडविड्थ के लिए उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर जीपीटी का फुल फॉर्म होता है। चैट जीपीटी एक कृत्रिम बुद्धि चैटबॉट है जिसे वर्ष 2022 में सैन फ्रांसिस्को स्थित एआई अनुसंधान कंपनी ओपन एआई द्वारा विकसित किया गया। चैट जीपीटी में संदर्भित जीपीटी का अर्थ है जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर डेटा के अनुक्रमों में लंबी दूरी के पैटर्न खोजने के लिए विशेष एल्गोरिदम है। क्या है? तो यह एल्गोरिदम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो जो फास्ट है यह कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बाकी बेसिक, सी और फोर्ट्रन यह सब कंप्यूटर की भाषा है। बेसिक, सी और फोर्ट्रन कंप्यूटर की भाषाएं हैं लेकिन फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क के स्लाइसिंग, यानी कि यह जो तीनों 5G तकनीक मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी कि सही उत्तर चुनना है और तीनों सत्य है। 5G पाँचवीं पीढ़ी मोबाइल संचार की नवीन तकनीकी है जिससे इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT, एज कंप्यूटिंग तथा नेटवर्क के स्लाइसिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे युक्तियाँ तथा उपकरणों का उपयोग सुलभ हो जाएगा। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स से इंटरनेट का एक नेटवर्क है जो उन वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जो डेटा को संग्रहित और परिवर्तित करने में सक्षम है। एज कंप्यूटिंग यह क्लाउड कंप्यूटिंग का विस्तार है जिसमें डेटा का विश्लेषण स्थानीय स्तर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि एक तरफ अंतरिक्ष मिशन दिया गया है और दूसरी तरफ खोज दिया गया है, यानी कि कौन सा अंतरिक्ष मिशन के द्वारा किसका खोज किया गया था? तो जिसमें कैसिने ह्यूजेंस है, इसके द्वारा किसका खोज किया गया था? तो शनि और उसके वलय का खोज किया गया था। उसके बाद है जूनो के द्वारा बृहस्पति का खोज किया गया था, जूनो अंतरिक्ष मिशन के द्वारा। आर्टेमिस मिशन के द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक गया था और वेरिटास शुक्र पे भेजा गया था। किसके द्वारा? शुक्र पे भेजा गया था, यानी कि शुक्र की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो वेरिटास के द्वारा। कैसिनी ह्यूजेंस एक अंतरिक्ष यान मिशन है जो वर्ष 2004 से शनि और उसके वलय का अध्ययन कर रहा है। जूनो एक अंतरिक्ष यान है जिसको वर्ष 2011 में बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस से नासा का मानव रहित मिशन है। 16 नवंबर 2022 को नासा ने मानव रहित चंद्रमा मिशन आर्टेमिस को लॉन्च किया था। वेरिटास नासा का शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए नवीन मिशन है, यानी कि जो वेरिटास है वह किस ग्रह के लिए है? तो शुक्र ग्रह के लिए। और किसके द्वारा भेजा गया है? तो नासा के द्वारा। इसे वर्ष 2028-30 के मध्य शुरू किया जाएगा। इस प्रकार हम लोग का यहाँ पे फिजिक्स का चैप्टर समाप्त होता है और इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अध्ययन यानी कि रिवीजन करेंगे लोग। तो वीडियो थोड़ा सा अपलोड करने में टाइम लग गया क्योंकि देखिए मेन बात है कि मैं दिन में वीडियो बनाता नहीं हूँ और रात को दिन में इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि बहुत सारे नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से कभी किसी गाड़ी का हॉर्न, कभी किसी का आवाज़ इसी तरह आते रहता है, जिस वजह से मैं दिन में वीडियो नहीं बनाता हूँ। वीडियो मैं बनाता हूँ रात को, और रात को जब वीडियो मैं बनाता हूँ तो आसपास के जो कुत्ते होते हैं भौंकने लगते हैं। रात को जब ज़्यादा रात होता है 12, 1, 2 बजता है तो उस समय कुत्ते भौंकने लगते हैं, जिस वजह से मैं वीडियो को ड्रॉप कर देता हूँ, इसलिए वीडियो अपलोड करने में टाइम लगता है।
हमारे वीडियो में थोड़ा सा भी नॉइस नहीं आता है, इसके वजह से वीडियो लेट होता है, जिसके लिए आप लोग को सॉरी। वीडियो आएगा 2 घंटा 1.5 घंटा का, लेकिन थोड़ा सा लेट करके वीडियो आएगा, क्योंकि रात में वीडियो बनाने में टाइम लगता है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे लोग।